अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसेप्ट। इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसेप्ट आपकी इंस्टीट्यूट के स्टडी मेटल के हिसाब से हम पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उस पर 2 चैप्टर है, वो थोड़ा डिफिकल्ट था हमारा चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 6। बाकी सारी चैप्टर्स इसमें बहुत आसान है, आपका इसका सिलेबस बाकी बहुत आसान है। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 को थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है ध्यान से, क्योंकि उसमें कंट्रोल के बारे में बताया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 2 इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंसेप्ट में पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। आप देखोगे पेज नंबर आपके 2.2 पे है, टॉपिक नंबर 2.1 स्टडी मेटेरियल में आपके मॉड्यूल में। तो 2.1 जो है वो बोलता है कि जो ई कॉमर्स अप्लाई कर रही है सारी ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए उसको इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है। इन्फॉर्मेशन कई प्रकार के होते हैं और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का रास्ता भी बहुत सारा होता है। इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करके अच्छा आउटपुट मिलेगा, तभी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है, तो बाकी कंट्रोल के बारे में हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, वो सारे अलग चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत आइडिया दिया हुआ है, आप पढ़ लेना। अब उसके बाद हमारा आज स्टार्ट होता है टॉपिक नंबर 2.2 जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ देयर एप्लीकेशन इन एंटरप्राइज प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू के बारे में देखते हैं। तो अगर आप देखोगे ओवरव्यू में 2 चीज़ें बताई गई है मेन रूप से। पहला बताया गया सिस्टम के बारे में, एक्चुअली सिस्टम क्या होता है, और दूसरा बताया गया इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है। पहला सिस्टम बताया है और दूसरा हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम बताया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन, ये 2 बातें मुख्य रूप से बताई गई है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम का मीनिंग एंड उसका फिर क्लासिफिकेशन बताया गया है। तो मीनिंग क्या होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का एग्जैक्टली, तो ये टॉपिक हम लोग देख रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम का मीनिंग। तो ये बोलता है कि सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट डाटा या एलिमेंट होता है सिस्टम। सेट होता है किसी चीज़ का इंटर रिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट डाटा या एलिमेंट का सेट होता है, ताकि किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पाया जा सके, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को पाया जा सके। ठीक है, इसको डिस्क्राइब 3 तरीके से किया जाता है। 3 तरीका में से कौन कौन तरीका है? पहला तरीका है P, दूसरा तरीका है P और तीसरा तरीका है G। 3 तरीके से इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। पहला इसका हो गया पार्ट, दूसरा हो गया इसका पाथ और तीसरा हो गया गोल। पाथ का मतलब क्या कि वे जिसमें ये रिलेटेड है एक दूसरे से, सिस्टम जो है एक दूसरे से रिलेटेड होता है, तो वो कैसे रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सिस्टम में इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट को मेन रूप से ध्यान दिया जाता है। सिस्टम का एग्जांपल हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन सिस्टम यानी कि कंप्यूटर सिस्टम, फिर इन्वेंट्री सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम, जो कुछ भी आप सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होती है, आप लिख सकते हो स्टडी मेटल में, एक बार पढ़ लेना। अब बात करते हैं हम लोग सिस्टम का क्लासिफिकेशन। तो सिस्टम का क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली कैसे होता है, तो सिस्टम क्लासिफिकेशन 4 तरीके से यहाँ पे बताया। तो आप मुझे बोल रहे हो कि सिस्टम का क्लासिफिकेशन के लिए आप एक बार मुझे होमवर्क दे दो, हम खुद से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक बार होमवर्क। ठीक है, तो ई से हो गया एलिमेंट वाइज, बी से बिहेवियर वाइज। एलिमेंट वाइज क्या होता है, 2 प्रकार होता है। एलिमेंट वाइज भी 2 प्रकार होता है, आपका एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम एंड फिजिकल सिस्टम एलिमेंट वाइज। बिहेवियर वाइज, क्योंकि कभी आपका बिहेवियर ओपन रहता है, कुछ चीज़ों का आप बहुत आसानी से सेट करते हो, कुछ क्लोज होता है, इसलिए बिहेवियर वाइज ओपन एंड क्लोज, इंटरैक्टिव बिहेवियर वाइज। और यहाँ पे बोलते हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन में या तो इंसान करेगा तो मैनुअल या फिर ऑटोमेटेड, और वर्क या आउटपुट के आधार पे, तो या तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से करेंगे या फिर कंफर्म रहेंगे हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनिस्टिक। तो इसका डिटर्मिनिस्टिक मॉडल एंड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल 2 बातें बताई गई। तो एलिमेंट वाइज, बिहेवियर वाइज और ह्यूमन इंटरवेंस और वर्क और आउटपुट के वाइज, ये 4 प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग चारों प्रकार को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलिमेंट वाइज। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलिमेंट वाइज। तो ये जो एलिमेंट वाइज हमारा डिस्कस किया, ये 2 प्रकार का होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट और दूसरा फिजिकल। एब्स्ट्रैक्ट वाला जो होता है वो हमारा प्रिंसिपल या फिर आइडिया का केवल अरेंजमेंट होता है। एब्स्ट्रैक्ट बोलो तो प्रिंसिपल या आइडिया का केवल अरेंजमेंट होता है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर सिस्टम हो गया, फिर रिलेशन विद गॉड हो गया, तो ये आपका क्रिएशन ऑफ माइंड एक्चुअली होता है। फिर बोलता है कि जो इसके जो पार्ट्स होते हैं वो इंटरैक्ट नहीं करते हैं, तो डोंट डिस्प्ले एनी एक्टिविटी और बिहेवियर, ये किसी एक्टिविटी या बिहेवियर को डिस्प्ले नहीं करता है। फिजिकल सिस्टम की बात जहाँ तक हम लोग करते हैं यहाँ पे एलिमेंट बेस में, तो ये बोलता है कि फिजिकल सिस्टम में मेडअप विथ मैन मनी मशीन एंड ये सारी चीज़ों जो टैंजिबल होती है उसका मेडअप रहता है। फिर इसीलिए ये फिजिकल सिस्टम बोलो तो टैंजिबल एग्जिस्टेंस इसका होता है। जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, स्कूल सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम इसके एग्जाम्पल हो गए। जो फिजिकल वाले हैं उसके पार्ट जो होते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं और डिस्प्ले एक्टिविटी या बिहेवियर को ये डिस्प्ले करता है। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम के और भी नाम हैं। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम को कहा गया है कि ये कंसेप्चुअल सिस्टम या मॉडल सिस्टम भी कहलाता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा खत्म होता है एलिमेंट के बेस के हिसाब से सिस्टम को जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरा हमारा इंटरैक्शन बेस के हिसाब से हम लोग देखते हैं, जो इंटरैक्शन बिहेवियर के हिसाब से। तो उसमें होता है क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है, वो क्लोज सिस्टम क्या करता है, जो ना इंटरैक्ट करता है ना अपने आप को मोल्ड करता है इन्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन ओपन सिस्टम इंटरैक्ट भी करता है और अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से मोल्ड करता है। जैसे कि आप चाट पूछ के गोलगप्पे वाले के पास जाते हो चाट खाने के लिए, तो उसको बोलते थोड़ा नमक डालो, थोड़ा दही और डालो, थोड़ा मीठा और डालो, तो इंटरैक्शन भी करता है और मॉडिफाई भी करता है अपना प्रोडक्ट को अपने हिसाब से, तो वो आपका ओपन सिस्टम हो गया। क्लोज सिस्टम क्या हो गया, जो आपसे ना इंटरैक्ट करता है और ना अपने आप को मोल्ड करता है। जैसे कि आपकी घड़ी हो गई, तो वो दीवार पे लटकी हुई रहती है। फिर बोलता है कि जो क्लोज सिस्टम होता है वो अपने आप को चेंज नहीं करता है वातावरण से फीडबैक के हिसाब से, यानी कि फीडबैक लेता ही नहीं है। और जो ओपन सिस्टम होता है वो फीडबैक लेता है और अपने आप को चेंज भी करता है। और जो क्लोज सिस्टम होता है जो वाइबल ओवर द टाइम, यानी कि अपडेटेड नहीं होता है, लेकिन ओपन सिस्टम जो होता है क्योंकि अपने आप को वो वातावरण के हिसाब से बदलता है, इसलिए वो अपडेटेड होता है। ठीक है। और क्लोज सिस्टम में एक और चीज़ आती है, रिलेटिवली क्लोज सिस्टम। रिलेटिवली क्लोज सिस्टम क्या होता है, वो इंटरैक्ट तो करता है पर अपने आप को चेंज नहीं करता। जैसे आपका एटीएम मशीन इंटरैक्ट करता है और अपने डिफाइंड इनपुट के हिसाब से ही आपको डिफाइंड आउटपुट देता है, तो ये आपका रिलेटिवली क्लोज सिस्टम कहलाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन के हिसाब से। तो ह्यूमन इंटरवेंशन के हिसाब से मैनुअल एंड ऑटोमेटेड। मैनुअल का मतलब क्या हो गया कि कोई मैन मशीन वगैरह सबका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, केवल मैनुअल इफर्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। कलेक्शन, प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग वगैरह सब जो होते हैं वो मैनुअली होते हैं। ऑटोमेटेड में क्या होता है कि मैन मशीन दोनों का इंटरेक्शंस होता है। मैनुअल इफर्ट जो होते हैं मिनिमम होते हैं, और ये बोलता है कि कंप्यूटर के द्वारा या अदर डिवाइस के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो यानी कि ऑटोमेटेड का कुछ बेनिफिट भी होगा कि ज़्यादा वॉल्यूम, ह्यूज वॉल्यूम होता है, इसमें स्टोरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्विक एंड एक्यूरेट प्रोसेसिंग करके देता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाटा या इन्फॉर्मेशन आसान होता है, टूल फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, सिंपल आउटपुट दे देता है कॉम्प्लेक्स इनपुट को लेकर भी, कॉम्प्लेक्स इनपुट को लेकर भी सिंपल आउटपुट देता है, मल्टीपल इनपुट एंड आउटपुट इसमें होता है, और बेटर कॉस्ट परफॉर्मेंस रेशियो होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग देखते हैं वर्किंग या आउटपुट के हिसाब से डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब क्या होता है, जिसका जो आपका रिजल्ट है, आउटकम है, उसको नोन भी सर्टेनिटी नहीं है। ठीक है। तो उसको प्रोबेबिलिस्टिक बोलते हैं। जैसे कि आपका डिमांड फॉरकास्ट हो गया, वेदर फॉरकास्ट हो गया, ठीक है, इन्वेंट्री सिस्टम हो गया, उसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, मतलब अंदाजा लगा सकते हैं बट 100% श्योर नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ी ही होगी। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जो आउटकम होता है वो आप क्या बोलते हैं, सर्टेन रहते हैं उसके लिए, प्री डिफाइंड आउटपुट रहता है उसका, आपको फिक्स पता होता है कि क्या होने वाला है। तो यानी कि ऑपरेट करता है डिटर्मिनिस्टिक प्रिडिक्टेबल मैनर में, लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक ऑपरेट करता है आपका बिहेवियरल फॉर्म में, बिहेवियर उसका कभी भी चेंज हो सकता है। फिर बोलता है कि डिटर्मिनिस्टिक में बोलता है कि इंटरेक्शन विद सब सिस्टम या एलिमेंट इन प्री डिफाइंड नोन विद सर्टेनिटी। जो उसका इंटरेक्शंस एंड आउटकम होता है वो नोन विद सर्टेनिटी होता है, प्री डिफाइंड वे में वो इंटरैक्ट करता है। लेकिन जो प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम होता है वो नो सर्टेनिटी इन इंटरेक्शंस और बिहेवियर। ठीक है। और जो डिटर्मिनिस्टिक होता है उनका जो इनपुट होता है वो एक जैसा ही होता है, लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक होता है वो इंसान से इंसान वेरी करता है। प्रोबेबिलिस्टिक यानी कि अगर मैं आपको डिमांड फॉरकास्ट करने बोलूँ तो आप कुछ और फॉरकास्ट करके दोगे और मैं कुछ और फॉरकास्ट करके दूंगा, जरूरी नहीं एग्जैक्टली सेम हो। ठीक है। लेकिन अगर 2+2 इंटर करके 4 का आप कंफर्म बता सकते हो डिटर्मिनिस्टिक, तो उसके लिए 2+2 ही टाइप करोगे और मैं भी 2+2 ही टाइप करने वाला हूँ। ठीक है। उसके बाद बोलता है कि जो डिटर्मिनिस्टिक होता है एक्टिविटी, बिहेवियर या आउटपुट को बिना एरर के हमें बताता है। ठीक है। एरर का चांस नेग्लिजिबल होता है, मतलब ना के बराबर है। अगर कैलकुलेटर में आपका कुछ खराबी आ गई तभी आपका कैलकुलेटर गलत बताएगा, अदरवाइज नहीं बताता है। तो यही क्लॉक, कंप्यूटर प्रोग्राम, कैलकुलेटर वैसे एग्जाम्पल हो गए डिटर्मिनिस्टिक का। और प्रोबेबिलिस्टिक के एग्जाम्पल हो गए जो आपका इन्वेंटरी सिस्टम हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, वो इंसान जो होते हैं वो भी आपका प्रोबेबिलिटी में ही डालो आप उसको भी। ठीक है। उसके फिर बोलता है कि डिमांड फॉरकास्ट वगैरह किसी भी तरह का फॉरकास्ट आपका हो गया तो इस तरह से हमारा जो ये सिस्टम का पार्ट था वो खत्म होता है। अब हम आते हैं कि जो हमने ओवरव्यू जो देखा था उसका जो पहला पार्ट था, ओवरव्यू जो देखा था यहाँ पे, उसका जो दूसरा पार्ट था इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उस इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे मीनिंग, उसके बाद टाइप्स देखेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप्स देखेंगे, फिर देखेंगे CBIS के बारे में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। तो हमारी आगे की चर्चा सारी की सारी जो होगी वो CBIS पे ही होगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पे ही होगी। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का मीनिंग हम लोग देखते हैं। आपके स्टडी मटेरियल में 2.2.3 है। इसमें मीनिंग क्या बताया गया है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम से कलेक्शन, स्टोर, प्रोसेस, एनालिसिस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इंफॉर्मेशन का कलेक्ट किया जाता है, स्टोर, प्रोसेस, एनालिसिस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसको हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। पूरे के पूरे सिस्टम को इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। इसके टाइप 4 प्रकार के बताए गए हैं, मैनुअल,
इनफॉर्मल, फॉर्मल और कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। 4 प्रकार के टाइप। मैनुअल हो गए जिसमें पेपर एंड पेंसिल का उपयोग किया जाता है। इनफॉर्मल हो गए जिसमें वर्ड बाय माउथ से द्वारा मैसेज को पहुंचाया जाता है। फॉर्मल हो गए रिटन प्रोसीजर्स वगैरह सब इसमें होते हैं फॉर्मल में। और CBIS, तो लास्ट वाला हमारा हो गया कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हमारे स्टडी का मुख्य मुद्दा है। CBIS मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वगैरह सब का यूज़ करता है, पीपल का, डाटा का, नेटवर्क वगैरह का यूज़ करता है। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि CBIS कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में आगे डिटेल हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ना है कि कंपोनेंट, तो क्या बोलते हैं CBIS का जो कंपोनेंट होता है हमारा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कंपोनेंट बोलता है कि इसमें 4 प्रकार के कंपोनेंट बताए गए, जैसा कि आप फिगर नंबर 2.2.2 में स्टडी मेटल में अपने देख रहे होगे 4 प्रकार के कंपोनेंट बताए गए हैं। पहला कंपोनेंट होता है पीपल। पीपल का मतलब क्या, एक्सपर्ट हो गए, प्रोग्रामर हो गए, ऑपरेटर, इंड यूजर, सारे के सारे पीपल ही हो गए। दूसरा होता है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर बोलो तो कोर प्रोसेसर वगैरह सब, और सॉफ्टवेयर बोलो तो ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके तीसरा होता है डाटा। डाटा बोलो तो डाटा, जैसा आप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आपने पढ़ा था बाकी चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, तो उसमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जैसा स्टोर रहता है, डाटाबेस में आपके जो स्टोर है वो अल्फान्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है, पिक्चोरियल फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट और इमेज या फिर वीडियो या फिर ऑडियो किसी भी फॉर्म में हो सकता है जो आप जिस फॉर्म में आपने स्टोर करा हुआ है। ठीक है। उसके नेटवर्क हो गए। नेटवर्क में इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट का बस इतना ही नहीं आता है, जबकि आप मोबाइल पे भी बात करते हो वो भी नेटवर्क है, यानी कि अदर कम्युनिकेशन भी आता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि CBIS के कंपोनेंट देखे। अब हम लोग CBIS के मॉडल देखते हैं या एक्टिविटी जिसको बोलते हैं। तो आप बोलोगे कि सर आपको ये कैसे पता चला कि इसी को इन्फॉर्मेशन सिस्टम की एक्टिविटी बोलते हैं, क्योंकि ये जो 3 पॉइंट दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन सिस्टम मॉडल में आपके स्टडी मॉडल में, उसके नीचे देखो 3 बेसिक एक्टिविटीज़ करके लिखा हुआ है। ये ऊपर वाले की बात कर रहा है, अबव की बात कर रहा है। यानी कि जो मॉडल होते हैं इसमें 3 प्रकार के मॉडल बताया गया, इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग और तीसरा आउटपुट। इनपुट बोलो तो जो डाटा को कैप्चर करता है, इनपुट बोलो तो जो एंट्री करने के बाद डाटा को कैप्चर करता है, प्रोसेसिंग बोलो तो कन्वर्ट करता है उस इनपुट को इन्फॉर्मेशन में, और आउटपुट बोलो तो आउटपुट देता है या तो आपका क्या बोलते हैं फिजिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म बोलो तो प्रिंट आउट वगैरह सब, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बोलो तो जो आपका स्क्रीन पर डिस्प्ले वगैरह सब करता है, वो सारी चीज़ें हो गई। फिर बोलता है कि 3 बेसिक एक्टिविटीज़ करके अगले पैराग्राफ में इसके कुछ फ़ायदे लिखे गए हैं, जो आपके मॉडल में के जो कुछ फ़ायदे हो गए, डिसीजन, यहाँ पर बोलता है कंट्रोल ऑपरेशन, प्रॉब्लम एनालिसिस, फीडबैक लेना इंड यूज़र से वगैरह सब से। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो आप बताएं कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं यहाँ पे, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बताए गए हैं, तो ये आपके बताए गए CBIS के। किस चीज़ के बताए गए कैरेक्टरिस्टिक्स, तो CBIS के। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस होता है। फीचर्स बोलो तो जो एग्जैक्टली है, हू बहु जो गुण होता है उसको फीचर्स बोलते हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो तो सिर्फ एक ही चीज़ का मतलब होता है कि जो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बताया है हम लोगों ने PICC और PICCC। तो P से हो गया प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के आधार पर सिस्टम को बनाना, डिज़ाइन करना और उसका डेवलप करना, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के आधार पर। दूसरा I से हो गया इंटर रिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट सब सिस्टम होता है। इसमें जनरली क्या होता है, जनरली सिस्टम जो होता है इंटर रिलेटेड होता है और इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। यहाँ पे बोलता है कि कोई भी सब सिस्टम आइसोलेशन में फंक्शन कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका इनपुट कैसा है और आपने डिज़ाइनिंग कैसा किया हुआ है। तीसरा बोलता है यहाँ पे कि जब एक सिस्टम फेल होता है तो दूसरा सिस्टम भी फेल हो जाएगा, यानी कि उससे रिलेटेड सिस्टम भी फेल हो जाएगा। ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका आर्किटेक्चर कैसा है, यानी कि सब सिस्टम को आपने इंटर रिलेटेड कैसे करके रखा है, मतलब कैसे रिलेटेड है वो। फिर उसके बाद तो पहला हो गया हमारा जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव यानी कि P से, और दूसरा हो गया I से इंटर रिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट, जो इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम। और तीसरा हो गया कि जो आपने C देखा, सी बोलो तो जो सब सिस्टम या कंपोनेंट होता है, अगर एक फेल हो जाता है तो सारे के सारे फेल हो जाएंगे, वो आपके डिपेंड करता है आर्किटेक्चर पे। फिर बोलता है कि जो ये वाला बोलता है कि कॉल्ड इंटरेक्शन बोलो तो सी से कॉल्ड इंटरेक्शन, तो एक दूसरे के साथ सब सिस्टम जो कनेक्ट होते हैं यानी कि और इंटरफेस करते हैं उसको हम लोग इंटरेक्शंस बोलते हैं। अगर डिफरेंट सब सिस्टम जो होता है वो ईच अदर से इंटरेक्ट करेगा अपने गोल, बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद लास्ट नंबर पॉइंट होता है सेंट्रल गोल। लास्ट नंबर पॉइंट बोलते हैं सेंट्रल गोल। तो सेंट्रल गोल को इंडिविजुअल सब सिस्टम के गोल से ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, इसकी वजह से सिस्टम को डिटरमाइन करना जरूरी होता है उस हिसाब से। तो PICCC हमारा हो गया। अब मैं इसमें एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा, कैरेक्टरिस्टिक्स में इतनी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। मैंने आपको कपलिंग एंड डीकपलिंग के बारे में बताया था। कपलिंग बोले तो क्या होता है, कपलिंग का मतलब होता है एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना। कपलिंग मतलब डिपेंडेंट होना। जब एक सिस्टम या एक से अधिक सिस्टम एक दूसरे पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, टाइटली कपल्ड होते हैं, तो इसका मतलब उस सिचुएशन में
क्या बोलते हैं, हमारा जो इंटरफेस होता है अगर एक फेल हो गया तो बाकी सब भी फेल हो जाएगा। इसीलिए ना आइसोलेटेड भी वर्क करने के कैपेबल होना चाहिए हमें सिस्टम के डिजाइनिंग वर्क में SDLC में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मेजर एरिया CBIS का कौन कौन सा मेजर एरिया उसके बारे में देखते हैं। तो पहला एरिया है हमारा क्या है कि क्या बोलते हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। पहला एरिया हमारा क्या है मेजर एरिया में हम अगर देखते हैं तो पहला एरिया है हमारा फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। दूसरा एरिया क्या है हमारा मार्केटिंग एंड सेल, मार्केटिंग एंड सेल। तीसरा एरिया हमारा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर यानी कि आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्या बोलते हैं सबसे पहले फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग, दूसरा मार्केटिंग एंड सेल, तीसरा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर, चौथा क्योंकि प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर के बारे में देखते हैं प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर ये सब डेफिनेशन भी आपने देखा होगा IDT में। फिर हम लोग इन्वेंट्री या स्टोर मैनेजमेंट, ठीक है, इन्वेंट्री या स्टोर मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो गया। तो ये 5 प्रकार के हमें पढ़ने हैं। तो यानी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी को भी आपने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को भी FMP लिखा होगा। तो मेजर एरिया है इसका फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, दूसरा मार्केटिंग एंड सेल्स, तीसरा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री और स्टोर मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में देखते हैं कि फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग बोलता है कि इसमें EDM करते हैं यानी कि फाइनेंशियल वायबिलिटी को इवेलुएट करते हैं, D से डायरेक्ट करते हैं डिसीजन को और M से मॉनिटर करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन वगैरह को जो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये जस्ट एक बार रीड कर देना, मैंने अभी बोल दिया, इसमें मेमोरी टेक्निक की भी जरूरत नहीं होती है, बट आपको बस एक बार रीड कर लेना है। फिर बोलते हैं कि मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग एंड सेल्स में CBIS का कैसे मेजर एरिया होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को कॉम्पिटिटिव वातावरण में हमें इससे काफ़ी हेल्प मिलता है, मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना रहता है हमारा टारगेट, सेल्स डिपार्टमेंट को ऑर्डर लेना रहता है और वारंटी पीरियड वगैरह सबका जो खर्चा वगैरह सब होता है उसका भी एस्टिमेट्स वगैरह सब करते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें मार्केटिंग एंड सेल्स में बताई गई है। फिर हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग जो डिपेंड करता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मटेरियल पे और प्रोक्योरमेंट पे, सर्विसेज पे, इन सब चीज़ों पे, तो उस पर भी ध्यान देना है। फिर बोलता है कि इन्वेंट्री और स्टोर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री और स्टोर मैनेजमेंट जो होता है उसका हमारा CBIS से क्या क्या मतलब कैसे मेजर एरिया हो गया वो। तो बोलता है कि यहाँ पे मटेरियल को ट्रैक करने में, ABC एनालिसिस और XYZ एनालिसिस करने में। तो ABC बोलो तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और XYZ एनालिसिस क्या होता है ये आपने एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टीचर से आप जरूर से जरूर पूछना, बोलना कि सर हमें इसका में एक पॉइंट बढ़ाएगा XYZ एनालिसिस, आप बताओ क्या होता है। ठीक है, तो इतना जो मैंने इसकी चर्चा की है XYZ एनालिसिस, ताकि आपको याद हो जाए इन्वेंट्री या स्टोर मैनेजमेंट, आप ये बात लिखोगे, आप इसको गौर करोगे। इसकी वजह से मैंने बोला कि आप अपने AMA के टीचर से जरूर पूछना। फिर जो बोलता है इन्वेंट्री और स्टोर मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन एंड जो स्ट्रैटेजी है वगैरह सब में हमको कंप्यूटर से बहुत मदद मिल जाती है। फिर बोलता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, तो बोलता है कि मोस्ट ऑफ द वैल्यूएबल एसेट्स क्या होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, इसलिए इसका इफिशिएंटली इफेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहिए। जॉब का एलोकेट अप्रोप्रिएट पर्सन को ही करना चाहिए और नए प्रोजेक्ट में ये भी हमारा काम आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप CBIS में इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप। तो पहला बोलता है कि ऑपरेटिंग सपोर्ट सिस्टम, दूसरा मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम और तीसरा बोलता है OAS बोलो तो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। तो ये OAS आप लोगों ने अपने आर्टिकलशिप में ढंग से यही किया होगा, तो सारी की चीज़ें अप्लाई की हुई होगी लगभग। पहला हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम और उसके बाद ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। तो ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम में 3 पार्ट होते हैं। पहला बोलता है TPS बोलो तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, अभी इधर भी TPS है, OAS में भी TPS है, लेकिन वो टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम और टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम में आप अंतर समझना। ये वाला जो TPS है आपका, TPS हो गया और ये आपका टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम हो गया। शॉर्ट में दोनों को एक ही चीज़ बोलेंगे, इसलिए अंदर समझना है हमें। फिर मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट को सपोर्ट करता था। इसका 3 पार्ट हो गया, OSS का, ऑपरेटिंग सपोर्ट सिस्टम का, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, उसके बाद फिर बोलता है कि प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम और तीसरा बोलता है कि इंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम, इंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम। ये बस मतलब क्या बोलते हैं 10-10 सेकेंड की चीज़ें हैं। इसमें हमारा डिस्कशन का मुद्दा हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम मेन होता है। MIS DSS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और इंटरप्राइज एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम इसको बोलते हैं और इसको हम लोग इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बोला जाता है। अगर आप आगे सीसा डीसा वगैरह सब करोगे तो वहाँ पे ये भी बोला गया है। तो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS अगर देखते हैं तो ये एक रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट जनरेट करके मैनेजमेंट को दिया जाता है। इतना परफेक्ट रिपोर्ट होता है कि जिसके बदौलत हम लोग मतलब डिसीजन लेते हैं, टॉप मैनेजमेंट वाले लोग, मैनेजमेंट लोग, सारे लेवल के मैनेजमेंट
डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, हमारे डिसीजन में सपोर्ट करता है। और EIS क्या होता है हमारा, ये हमारा एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये हमारे एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए काम आता है, यानी कि टॉप मैनेजमेंट के लोगों के लिए काम आता है। ये हमारा हो गया ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है। टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम हमारा पहला हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये ED बोलो तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, उसका मैनेजमेंट सिस्टम है। और ये बोला है EM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ऊपर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ये हो गया। तो मैसेज हो गया तो उसके साथ कम्युनिकेशन सिस्टम आएगा। फिर बोलता है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हमारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बोला गया शॉर्ट में TVCS, टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये हमारा CBIS का 3 टाइप हो गया। ऑफिस ऑटोमेशन ऑपरेटिंग सपोर्ट सिस्टम है TPS, PCS और ECS। और MSS में मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम है MIS, DSS एंड EIS। OS में हमारा टेक्स्ट प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा मैनेजमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम और टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम। अब ये जो एरिया है ना वो आपके सिलेबस की जान है, बोले तो सिर्फ यही एरिया आपको पढ़ना है, आपका ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा इसी एरिया को पढ़ते पढ़ते, इसी एरिया को देखते देखते आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग चर्चा करते हैं ऑपरेटिंग सपोर्ट सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट सिस्टम क्या होता है कि बिजनेस के ऑपरेशन में जनरेटेड और यूज डाटा को पास रखता है, अपने बिजनेस के ऑपरेशन में जो जनरेटेड एंड यूज डाटा है उसको अपने पास रखता है, ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज करने के लिए सारी जानकारी रखता है यहाँ पे। तो ये सारी जानकारी रखने के लिए OSS का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हो गया आपका मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, राइट टाइम पर राइट व्यक्ति को राइट इंफॉर्मेशन देना ही मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम का काम होता है। तो मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम का क्या काम होता है, राइट टाइम पर राइट व्यक्ति को राइट इंफॉर्मेशन देना ही हमारा मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम का काम होता है। यही मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है। और ये तीसरा वाला जो हो गया ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, वो क्या होता है, सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा रैपिडली एक्सपैंडिंग कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ये मोस्ट रैपिडली एक्सपैंडिंग कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है। तो देखा, अगर आप स्टडी मेटेरियल में प्रूफ देखना चाहते हो तो पेज नंबर 2.22 पे आप ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम जहाँ पे शुरू होता है, तो ये भी एक CBIS होता है। तो हर एक चीज़ में आप एक बात तो लिख सकते हो कि ये एक CBIS होता है, क्योंकि ये CBIS का टाइप होता है, ठीक है। फिर बोलता है कि डिफरेंट ऑफिस एक्टिविटीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑपरेशन। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम यही बोलता है। तो ये मैं बस अभी पढ़ाऊंगा नहीं, आगे चल के मैं इन सब सारी चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस करूंगा। बस OS होता है कि इसके बारे में आइडिया दे रहा हूँ। उसके लिए स्टडी मेटेरियल के आगे आप लोग देख सकते हो, पेज नंबर 2.22 पे देख सकते हो, आपका ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम को बताया गया है, ठीक है। तो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में डॉक्यूमेंट का कैप्चर करना और डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, ठीक है, फाइल को रिसीव करके डिस्ट्रीब्यूट करना, फाइलिंग, सर्च, रिट्रीवल एंड फॉलो अप करना है, कैलकुलेशन, रिकॉर्डिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सारे कुछ एक्टिविटीज़ बताया गया जो कि आप जनरली करते हो। डॉक्यूमेंट को कैप्चर करते ही हो, डॉक्यूमेंट का क्रिएट करते ही हो, रिसीट एंड डिस्ट्रीब्यूट करते ही हो, डॉक्यूमेंट का फाइलिंग, सर्च, रिट्रीवल एंड फॉलो अप वगैरह सब करते ही हो, एक्सेल वगैरह को इस्तेमाल करके, कैलकुलेशन और रिकॉर्डिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रिकॉर्डिंग जो आप लोग यूज़ करते हो उसका रिकॉर्डिंग करते ही हो, आई मीन उसका रिकॉर्ड रखते ही हो। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी होगी ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में हो गई। एक बार आप ओवरऑल जायजा ले लो सबका पलट के, इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें पढ़नी है। अब हम लोग अगले क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऑफिस जो है आपका उसके बारे में, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में और मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम के बारे में और ऑपरेटिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में, ठीक है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। और उसके बाद फिर हम लोग PCS के बारे में देखेंगे, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, और ECS के बारे में देखेंगे, इंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम। उसके बाद फिर बोलते हैं कि मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम में देखेंगे MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, EIS यानी कि एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, और उसके बाद OS में टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैसेजिंग सिस्टम, और उसके बाद फिर बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग कम्युनिकेशन सिस्टम और टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में देखेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग कम्युनिकेशन सिस्टम, ये दोनों वर्ड में कंफ्यूज नहीं करना। वहाँ पे जो M है वो मैनेजमेंट को इंडिकेट करता है और यहाँ पे जो M है वो मैसेजिंग को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से एक बार हम लोगों ने आज क्या क्या देखा उसको रिवाइज करते हैं। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें को एक दूसरे से कनेक्ट करके देखा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि क्या बोलते हैं, ये हमारे चैप्टर का में 2 बातें बताई गई। इंट्रोडक्शंस के बारे में, इंट्रोडक्शन हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है उतना ज़्यादा, इसलिए उस पर हम लोगों ने स्ट्रेस नहीं किया। दूसरा हम लोगों ने देखा ओवरव्यू के बारे में। ओवरव्यू में हम लोगों ने देखा 2 चीज़ें, सिस्टम के बारे में और इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। सिस्टम के बारे में हम लोगों ने देखा मीनिंग और उसका क्लासिफिकेशन। इन्फॉर्मेशन सिस्टम में देखा मीनिंग, टाइप और CBIS कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में कंपोनेंट, मॉडल या एक्टिविटी,
कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद मेजर एरिया, टाइप्स में हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम, उसके बाद मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में देखा। इन सब में पहले और दूसरे में यानी कि ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम में 3 पॉइंट है, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम में 3 पॉइंट है और ऑफिस ऑटोमेशन में 4 पॉइंट है। तो बस ये करेंगे तो हमारा जो सिलेबस है ये चैप्टर का वो लगभग 99.99% आप कमांड करके रख लोगे अगर इतना ही दिया तो। और लास्ट में थोड़ा बहुत अदर चीज़ें कुछ दी हुई है, जैसे आपको ERP के बारे में दिया हुआ है थोड़ा बहुत, फिर बोलता है कि वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी आज के इस क्लास को मैं इसी के साथ ख़त्म करता हूँ, ठीक है। कल आप लोग टाइम पे आ जाना जो क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको प्रॉपर सारे सिलेबस ये चैप्टर को एक बार मैं रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद सुपर फास्ट मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। रिकॉर्डिंग करते वक्त ना आप कोई क्वेरी पूछ सकते हो, ना कोई आप सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि आपकी आवाज़ को मैंने मना करके रखा हुआ है कि उस वक्त में कोई नहीं बोलेगा कि इस प्रकार का डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ शुभ रात्रि।